हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए भारत का भूगोल का पार्ट 2 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करना है। फ्रेंड्स, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 वाली, इसमें जो है अध्यायवार सभी विषय को दिया गया है और फ्रेंड्स उनको ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग इस किताब को कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था और आज इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो लगभग सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर की बोडो निवासी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बोडो जनजाति है यह भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति जो है यह मेघालय में भी पाई जाती है, असम में भी पाई जाती है और नागालैंड में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अभी आपके पास ई ऑप्शन उपलब्ध है तो आप ई पर टिक लगाएंगे। देखिए, ये 97-98 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ओल्डहम के अनुसार, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ओल्डहम के अनुसार, ठीक है, ओल्डहम के अनुसार अगर हम बात करें तो गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई जो है यह 4000 से 6000 मीटर तक तथा ग्लेनी के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। तो देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर 6000 मीटर तक दिया गया है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो ये नदी है गंगा, आपको पता भी है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो चीज़ पहले से ही आप जानते हैं वहाँ समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो उनमें से सबसे बड़ा शहर जो है ये कौन सा शहर है, तो कानपुर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कानपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे स्थान पर पटना है, तीसरे स्थान पर वाराणसी है, चौथे स्थान पर प्रयागराज है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो देखिए, मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सुबनमिरी, उसके बाद कामेग भी है, तीस्ता भी है, तीस्ता नदी भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो दिसांग है, कोपिली है, बूढ़ी दिहांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो राइट आंसर ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी यानी कि फॉल्ट थ्रू से होकर के बहती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो ये नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है इसमें से। देखिए, ये प्रश्न जो है आपको पूछा कब गया है, 99 में पूछा गया है। बताइए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी है। तो ये नदियाँ हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती। तो राइट आंसर 1 और 2 देखिए कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ये राप्ती नदी की बात करते हैं तो राप्ती जो है ये घाघरा की सहायक नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, नर्मदा हो जाएगा और ताप्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो ये जो कावेरी नदी है
यह किन राज्यों से होकर के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं, आपको पता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक पठार से। देखिए फ्रेंड्स, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? ठीक है, आप जरा लिख करके कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ध्यान रखेंगे, लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है? तो ये सीधी सी बात है, अपनी जो पथ है, रास्ता है, ये बदलने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो ये नदी है आपकी कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे, अपनी मार्ग बदलने के कारण ही इसको। देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश होती है? तो ये बारिश होती है कहाँ? तो तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस राज्य में? तमिलनाडु में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर महीने में उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून, जिसको कि लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, इसके कारण तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी आपको पता है कि ये मौसिनराम से पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था और यह पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ मिलान करना है। क्लियर? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं और दूसरी तरफ जो है उनका संबंधित प्रदेश दिया गया है, तो ये आपको मिलान करना है। बताइए फ्रेंड्स, बाढ़ जो है ये बाढ़ कहाँ हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। ठीक है, उसके बाद अगर हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। उसके बाद सूखा की अगर बात करते हैं तो सूखा हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी भारत, ये हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। ठीक है, तो ये मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 3 4 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान जो है केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उसके उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी, देखिए रेगड़ लिखा हुआ है, रेगुड़ भी इसको पढ़ा जाता है, ऐसे भी रेगुड़ लिखा रहता है, तो आप ध्यान देंगे। तो रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। इसके अलावा ये गुजरात में भी पाई जाती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पूछे तो ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ का नाम क्या है? अभी मैंने बताया कि काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो सीधी सी बात है, मृदा अपरदन को वृक्ष लगा करके, वन लगा करके रोपा जा सकता है। ठीक है, तो वनारोपण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी? पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है बांगर मिट्टी। क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। और नवीन कछारी मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, नवीन को जो है, नई को, नई या नवीन एक ही बात है, इसको जो है क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विस्तार भारत में इसी मिट्टी का है, ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ISFR, ठीक है, ISFR 2019 का जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो वर्तमान में वनावरण जो है यह 21.67% है। वनावरण, ठीक है, वन एवं वृक्ष का आवरण जो है, वनावरण कितना है 21.67%। वहीं अगर वन एवं वृक्षावरण पूछे तो ये हो जाएगा आपका 24.56%, ठीक है। ये आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये पुराना क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2001-2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो देखिए, घने पतझड़ वाले जो जंगल से घिरा हुआ है ये कौन सा हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र। अब देखिए यहाँ प्रतिशत में पूछा गया, तो प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। बिल्कुल जो 2019 का रिपोर्ट है वन सर्वेक्षण का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिशत में अगर पूछे तो मिजोरम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो वन्य जीव अभयारण्य, देखिए ये प्रश्न पिछले वर्ष पूछा गया है 2020 में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, कितना 48 है। वहीं अगर आपसे संघ राज्य पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखेंगे 96 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये देखिए जनगणना का पूछा गया है 91 से 2001 वाला। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की, अब देखिए 2011 की जनगणना आ गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग में जो था नगरीय जनसंख्या का 31.2%, यहाँ पर 31 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो 68.8%, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है यहाँ निकलती है कहाँ से, गंडक से, ठीक है। गंडक परियोजना के अंतर्गत ये आती है। त्रिवेणी घाट के पास से जो है एक बैराज बनाया गया है जिससे कि कुछ नहर निकलती है, जैसे कि उसमें से सारण भी है, ठीक है। तो ये सारण हो जाएगा कहाँ से, गंडक से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो ये आता है गंडक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए ये जो है भाखड़ा नांगल किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए सतलज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है, तो फ्रेंड्स यह जो है कावेरी नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो ये महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, ठीक है, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है किस नदी पर, तो दामोदर की सहायक नदी बराकर पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है। तो देखिए सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये जो है एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि युग्म में कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान दिया गया है को उगाने से है। तो कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग का मतलब है कि विभिन्न मौसमों में दो फसल उगाना, ठीक है, दो फसल उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिन्न मौसमों में मौसम पर दो फसल। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, सही आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके सभी कथन को पढ़ लीजिएगा।
मैं सही आपको बता देता हूँ। देखिए कि दूसरा जो दिया गया है ये दूसरा सही है, ठीक है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। उसके बाद दूसरे के बाद कुछ ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी सही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना था। तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगदी फसल, ठीक है, कैश क्रॉप जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अंतर्गत गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, तंबाकू आता है, तिलहन आता है, ये सब आते हैं। तो इसमें से पूछा गया कि कैश क्रॉप नहीं है, तो नहीं हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो की है यह की है कब से, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो ये प्रमुख खाद्य फसल जो है ये हो जाएगा आपका चावल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो गेहूं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताएं। तो चावल का कटोरा जो है यह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो अभी मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा चावल, ठीक है। दूसरे स्थान पर गेहूं है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। तो ये फसल है चावल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। बिल्कुल मैं लेटेस्ट आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लेटेस्ट आंकड़ा देखिए 2019-20 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार, तो गन्ना का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है, चौथे स्थान पर बिहार है, पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो चौथे स्थान पर बिहार है और पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें से देख लीजिएगा, ये शायद ठीक ठाक मिलान यहाँ पर क्रम नहीं दिया गया है, ये क्रम बैठ नहीं रहा है। दरअसल ये 2000 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप याद रखेंगे सीक्वेंस जो मैंने बताया है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो सर्वाधिक उचित फसल ये मूंगफली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो ये केरला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो सेम केरल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता अभी के अनुसार बात करें तो ये है आपका दलहन में, दाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो देखिए चाय बागान गिरनार में नहीं, गिरनार जो है ये कहाँ है। तो ये फ्रेंड्स ये गुजरात में है, ठीक है। कानन देवन याद रखिएगा, कानन देवन कहाँ है। तो कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य की इडुक्की जिले में अवस्थित है। क्लियर। बाकी आपको पता है नीलगिरी और दार्जिलिंग तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ये सभी कॉफी उत्पादक हैं। कर्नाटक में जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये पुलनेज नहीं है। अच्छा, पुलनेज जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में पुलनेज है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो ये करता है किसका, बताइए। तो राइट आंसर चाय का करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय का करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। तो पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अगर हम बात करें तो बिहार दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान, तो ये दूसरा है। अभी हमने देखा है बिहार का स्थान दूसरा है पटसन में, जूट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो ये हो जाएगा पंजाब में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बात करें तो भारत में चांदी के 3 जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर जो है झारखंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसमें से देखिए किस राज्य में चांदी उपलब्ध है, तो चांदी जो उपलब्ध है वो आपका यहाँ झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी झारखंड, जो कि तीसरे नंबर पर है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ये चादरी अभ्रक। ठीक है, चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो अभ्रक का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन करता है, बताइए। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो अगर हम अभी के हिसाब से बात करें इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2000 अगर हम बात करें 2019 वाली, तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि भारत में खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य जो है, तो ध्यान रखेंगे परमाणु एवं ईंधन खनिज को छोड़ करके, परमाणु एवं ईंधन खनिज को छोड़ करके अगर हम बात करें तो खनिज उत्पादन में सबसे समृद्ध राज्य जो है ये राजस्थान है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर झारखंड है। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। कौन सा, तो पहले पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे पर उड़ीसा है और तीसरे पर झारखंड है। ये क्रम आपको याद रखना है। ये लेटेस्ट आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और तीसरे पर जो है ये आपका झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा जो है यह अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंड से किया जाता है। भारत का पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, देखिए कहाँ पर, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। सभी ऑप्शंस को पढ़िए। तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। 1% से कम नहीं है, 1% से ज़्यादा है कितना दरअसल ये, तो 9.21% है। ठीक है, तो 1% से ज़्यादा है ना, तो ये जो है गलत कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर के आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का एक प्रमुख कारण क्या है, बताइए इसमें से क्या है इसका एक कारण। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं नए आंकड़े की, जो कि 31 मार्च 2019 की स्थिति है, इसके अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने, 599 हैं, और उनकी कुल लंबाई जो है ये कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये है 132,500 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो आपको पता है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1853। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, तो बड़ी लाइन की अगर हम बात करें तो बड़ी लाइन ये क्या हो जाएगा, बड़ी लाइन का हो जाएगा 1.67 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए फीट में दिया गया 1.676 मीटर होता है। अगर वहीं फीट में बात करें तो ये फीट कितना हो जाएगा, 5.5 फीट। देखिए 5.5 फीट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वहीं अगर हम मीटर गेज की बात करते हैं, मीटर गेज, तो मीटर गेज में ये कितना हो जाएगा, तो अगर मीटर में बात करें तो 1 मीटर हो जाएगा। छोटी लाइन की पटरियों का तो देखिए ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 762 mm से लेकर के, mm की बात कर रहा हूँ, 610 mm। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.5 फीट। देखिए मार्मा गोवा पतन स्थित है, तो मार्मा गोवा जो है ये गोवा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? देखिए प्रश्न 2020 में 66वीं बीपीएससी का है, तो ये महाराष्ट्र का वर्धावन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये है आपका कहाँ बताइए? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये गुड़गांव में है, हरियाणा में। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र का नाम क्या है? पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा जो है ये है भारती, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें से तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र जो है वो कच्छ की खाड़ी है, उसके बाद मलवन क्षेत्र है, लक्षद्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें से जो है कैम्बे की खाड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।